मेरे ग्रामवासी और मेरे छोटे भाई बहन सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज मैं प्रोफेसर के रूप में इस विद्यालय में आई हूँ। कुछ वर्षों पहले मैं यहाँ एक इसी तरह छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। पहली से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने इसी विद्यालय में की है। तब कभी सोचा भी नहीं था कि कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इस विद्यालय में इस रूप में कभी सम्मानित की जाऊंगी। मैं आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये पल किसी किसी को नसीब होते हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे। मैं उस समय पढ़ने में उतनी अच्छी भी नहीं थी, ठीक थी, मध्य स्तर की थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन पढ़ लेती थी। जो उस समय हमारे पास परिवेश जिस तरह का मिला, जिस तरह की सुविधाएं मिली, उसके अनुसार मैं उस समय ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में। लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसीलिए भी मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरा नाम बिमला शर्मा है। मुझे यहाँ आप सभी लोग पूनम के नाम से जानते हैं। तो मेरा घर यहीं ऊपर धमहार में है। यहाँ से मैं यहाँ इस विद्यालय आया करती थी। और जैसे आज के समय में बच्चों, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप लोगों को आपके पेरेंट्स कितना समय दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। आपको घर में भी पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मेरे पास जो उस समय सुविधाएं थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। जैसे हम स्कूल आते थे, उससे पहले हम पशुओं के पास जाते थे, जिसे हम ग्वाले कहते हैं। जंगल गए होते थे सुबह 9 बजे तक, फिर स्कूल आते थे। फिर स्कूल के बाद भी काम ही होता था, या ग्वाले भेजते थे हमें पशुओं के पास, या फिर सेब के पौधे पहरे करने के लिए भेजा जाता था हम लोगों को। पढ़ाई की तरफ इस तरह कोई भी जागृति नहीं थी। माता पिता भी उतने जागरूक नहीं थे पढ़ाई के प्रति। फिर भी हमने पढ़ाई की। फिर 5वीं के बाद में श्यांत बगड़ा जो है हमारा विद्यालय, वहाँ मैंने पढ़ाई की है। वहाँ 6-7 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ पैदल जाया करते थे। फिर नुखड़, पहले नीचे उतराई, फिर चढ़ाई। 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ से की। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आती रही पढ़ाई के प्रति। कभी हमारे जूते फट जाते थे, अंगूठे निकल जाते थे पाँव से, दोनों जूतों से, फिर भी चल पड़ते थे वैसे ही। फिर हमारे पिताजी उसमें थोड़ा पैच लगा दिया करते थे। उस तरह से हमने अपना बचपन झेला है। उस अभावों में रहकर आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हम 4 भाई बहन हैं, जिनमें मैं सबसे छोटी हूँ। फिर +2 के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मेरा बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। घर में भी मुझे पढ़ने नहीं भेजा जा रहा था आगे, क्योंकि बोल रहे थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटी लोगों के घर जाती है। इस तरह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था। मेरे घर परिवार मेरे कई बैठे हैं अभी, अब तो मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रही हूँ, मेरा बहुत विद्रोह हुआ है आगे भेजने के लिए। क्योंकि उस समय कहा जाता था कि लड़की अगर कॉलेज भेजी जाए तो भाग जाती है, और मैंने बहुत कुछ इस तरह का सुना है। फिर भी मैंने कड़ी मेहनत लगन के साथ अपनी पढ़ाई की, और कॉलेज में जब गई तो मैंने वहाँ प्रथम स्थान हासिल किया। फिर वहाँ कॉलेज में हमारी क्लास में 100 बच्चे हुआ करते थे। तो हमारी मैडम, हम गांव के बच्चे हैं, अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझते हैं, टीचरों से बात नहीं करते। मैडम ने क्लास में आगे से भाषण दिया कि भाई एंट्रेंस होता है एक पेपर, अगर आपने शिमला यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है तो आपको देना पड़ता है। तो वही बात मेरे दिमाग में आई, तो मैंने उसकी तैयारियाँ की खुद से ही। मैडम से बात नहीं की, खुद से दिन रात मेहनत की, ना किसी से गाइडेंस मिली। भाई बहन भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी फैमिली में, परिवार में, क्षेत्र में इतने आगे नहीं गया है। फिर कड़ी मेहनत की। फिर उस एंट्रेंस को देने में शिमला गई। वहाँ भी मैं सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े महाविद्यालय के बच्चे आए हैं, पता नहीं मैं पास होंगी या नहीं होंगी। फिर उस एग्ज़ाम में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। उस एग्ज़ाम ने, उस रिजल्ट ने मेरी जीवन को ही बदल दिया, मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया उसने। फिर मैं यहाँ से शिमला पढ़ने गई। पहले तो मुझे रोना आया जब उस एग्ज़ाम में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रथम तो आ गई, अब पढ़ने कैसे जाऊँगी आगे।
फिर बेरोजगारी भत्ता मिलता था एक, तो उसमें 12-15 हज़ार मिलते हैं बच्चों को जो मतलब बेरोजगार होते हैं। उसके फॉर्म मैंने उसके कागजात बनाए, पिताजी को भी दौड़ाया इधर उधर, खुद भी दौड़ी, कभी पटवार खाना, कभी तहसील गई। उससे मुझे 15 हज़ार की हेल्प मिली और माता पिताजी ने भी काफ़ी ज़्यादा संघर्षों के द्वारा मुझे आगे भेजा पढ़ने के लिए। शिमला में मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने दिन रात पढ़ाई की। मैं 9 बजे से 7 बजे तक लाइब्रेरी में बैठती हूँ वहाँ, फिर वहाँ से रूम आती हूँ तो वहाँ भी रात को भी पढ़ाई करती हूँ। तब जाके मैंने एमए के दौरान ही, जब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नेट सेट क्या होता है, तो वो परीक्षाएं पास की एमए के दौरान ही। तब जाके एमए में भी मैंने प्रथम स्थान हासिल किया। तो फिर एक जेआरएफ की परीक्षा होती है, फिर एमए होने को थी, फिर सोचा कि आगे क्या होगा, अगर घर चलेगी तो घर में तो शादी हो जाएगी। फिर मैंने जेआरएफ की परीक्षा दी, उसको भी मैंने पास किया, जिसके द्वारा हमें स्कॉलरशिप मिलती है 31,000। उसको मैंने जब पास किया तो मुझे अब फेलोशिप मिलती है, पर हर महीने 31,000 मिलता है, जिससे मेरी खुद की जो पढ़ाई वो भी हो रही है, खुद का खर्चा भी हो रहा है, मैं घर भी माता पिता की भी हेल्प कर रही हूँ उन पैसों से। बच्चों, आज के समय में मैं पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी हमारे शैक्षणिक स्तर पर अंतिम पढ़ाई मानी जाती है, जिसके द्वारा हमारे नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। इसमें हमें एक किताब छपवानी होती है, शोध कार्य करते हैं उसमें, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। अभी मैंने एक परीक्षा दी जिससे हम कॉलेज में टीचर बनते हैं, जिसे प्रोफेसर कहते हैं। तो उस परीक्षा को मैंने पास किया। पास ही नहीं किया, मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें देश भर के बच्चे आए थे, प्रथम स्थान हासिल किया। ये आप सभी के लिए और मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि मैंने इस स्थान को प्राप्त किया है। मैं यही पढ़ती थी, जिस स्कूल में पढ़ती थी। आप सभी लोगों को मेरा यही संदेश है कि आप खूब पढ़ो, मेहनत करो। अभी तो आप बहुत छोटे हो, यदि आप अभी से मेहनत करोगे तो आप आगे जाकर बहुत अच्छा करोगे। ये नहीं है कि अगर आप अभी क्लास में प्रथम आ रहे हो तो आप हमेशा ही प्रथम आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अभी मध्यम स्तर के पढ़ने में हो तो आप फिर से मेहनत कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, आप प्रथम आ सकते हो। किसी भी, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप खेल कूद में अच्छे हो, आप उस क्षेत्र में भी आगे जा सकते हो। मौज मस्ती भी करो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा समय अपना पढ़ाई पर दो। माता पिता जो आए हैं यहाँ पर, उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है वो संस्कारों की कमी दिख रही है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, सही बात है, पद हासिल कर रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता का कोई भी आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को संस्कार भी दो। पढ़ाई तो आज बच्चे ट्यूशन लगा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को किसी और अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों पर भेज रहे हैं, लेकिन संस्कार कहाँ से देंगे? संस्कार माता पिता देंगे बच्चों को, तो वो आप लोगों का काम है। ऐसा नहीं कि स्कूल भेज दिए बच्चे तो भेज दिए, भी वही टीचरों का काम है। टीचरों का नहीं, ये आप लोगों का काम भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो अंग्रेजी स्कूल और सरकारी स्कूल की बात की जाती है, ये भी एक मुद्दा है आज के समय में। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल है हमारे, वहीं के बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं खुद इसकी प्रेरणा हूँ। आज के समय में मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे पद हासिल कर रहे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूँ। आज के समय में वहाँ ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल के हैं, जो संघर्षों के द्वारा पहुँचे हैं वही है। जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो पहले तो अच्छे होते हैं, लेकिन आगे जब उनको आगे भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, फिर थोड़ा लाइन से बिगड़ जाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं, मेरा किसी भी स्कूल से विद्रोह नहीं है कि प्राइवेट स्कूल मत भेजो। अगर आपके पास अच्छी इनकम है तो प्राइवेट स्कूल ही भेजो अपने बच्चों को, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर बच्चों को भेज रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको घर में भी पढ़ाओ, स्कूल भी भेजो, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको गाइडेंस दो खुद भी कि नहीं, यही समय होता है पढ़ने का। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दो, बहुत अच्छा उन्हें पढ़ने के प्रति ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि उस समय जब मैं यहाँ थी, यहाँ बचपन बीता मेरा सरकारी 12वीं तक का, उसमें शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब खुद समझ विकसित होती गई तो फिर खुद
जागरूक हुए। आज के समय में मेरे माता पिता जी मेरे समक्ष बैठे हैं, ये अब मेरे पास शादी का कोई नाम नहीं लेते, बेटा शादी भी करनी है, क्योंकि ये जागरूक हो चुके हैं कि हमारी बेटी अच्छा कर रहे हैं, प्रथम आ रही है हर स्थान पर, कैसे ये शादी का नाम लेंगे। अगर आप लोग भी अच्छा करेंगे तो कोई भी आपको किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। तो आप पढ़ो। जो मेरी सफलता है इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे माता पिता का कठोर संघर्ष रहा है। और दूसरी बात, मेरी ईश्वर पर भी बहुत आस्था है। ईश्वर की कृपा दृष्टि हर मोड़ पर मेरे ऊपर बनी रही है। माता पिता और मेरी दादी जी का आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का सहयोग भी हमारे हर कदम पर साथ रहता है। तो सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि शिक्षा में, हर क्षेत्र में उन्हें भेजो। खेल कूद के क्षेत्र में आपका बच्चा अच्छा है तो उस क्षेत्र में उन्हें भेजो। अगर संगीत में आपका बच्चा अच्छा है उसमें उन्हें भेजो। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ पढ़ाई ही सब कुछ है, और चीज़ भी है हमारे पास, और कुछ भी कर सकते हैं आपके बच्चे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करवाओ। ऐसे मतलब समय बर्बाद ना करने दो उन्हें। दूसरा, आज बच्चे मोबाइल में, सोशल मीडिया में बहुत इंटरेक्ट हो रहे हैं। बच्चे घर जाते हैं और फोन में चिपक जाते हैं। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो, फोन में इतना समय मत दिया करो, अभी आप बहुत छोटे हो। मैं अगर फ़ोन का यूज़ आज के समय में कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे इसका गलत प्रयोग नहीं करना है, कितना प्रयोग करना है मुझे पता है, लेकिन आप लोग अभी छोटे हो, आपको अभी इस चीज़ का पता नहीं है। तो पेरेंट्स जो यहाँ आए हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि थोड़ी देर अगर बच्चों के पास फ़ोन देना तो फिर एकदम से उनसे ले लो। अगर कुछ सीखना है बच्चों आपको फ़ोन से तो उससे कुछ सीखो, ना कि यूट्यूब में बहुत कुछ गेम्स वगैरह देख ली, समय बर्बाद कर लिया। ये हमारे लिए नुकसानदायक, इससे हमारी आंखों का नुकसान भी है, हमारी दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है ये बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम परिवार से दूर हो रहे हैं इन फ़ोन के माध्यम से। हमारे माता पिता यहाँ बैठे होते हैं, हम फ़ोन में चिपके होते हैं हर वक्त। ये जो परिवार टूट रहे हैं आज के समय में, फ़ोन ही इसका सबसे बड़ा वो कारण फ़ोन ही है। तो माता पिता से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, बच्चों से भी ये अनुरोध है कि फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, ठीक है। मैंने एमए के बाद जब मेरा नेट सेट जेआरएफ हुआ उसके बाद फ़ोन लिया है। बहुत सारी मुझे ज़रूरतें पड़ी, लेकिन मैंने फिर भी कंजूसी में रही, मैं फिर जाके फ़ोन लिया। अब मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे सोचने समझने की शक्ति है कि कब किस तरह से मुझे यूज करना है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी अपने बच्चों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इन्होंने अपने पूरे अब तक के जीवन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में बताया। तो ऐसा इनके